प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। सन 1787 में 13 राज्यों के सहयोग से अमेरिका का संयुक्त राज्य स्थापित किया गया और आज इसमें 50 राज्य सम्मिलित हैं। संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक एकला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। संघ राज्य की परिभाषा करते हुए डायसी लिखते हैं कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। डॉक्टर गार्नर संघ की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। संघ सरकार, जैसा कि प्रायः कह दिया जाता है, अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती वरन वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्रीय सरकार वे केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होती हैं। फाइनर ने लिखा है कि संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और उसका दूसरा भाग एक केंद्रीय संस्था में। इन दोनों में से किसी को दूसरे के अधिकार और शक्ति अपहरण करने का अधिकार नहीं होता। केसी व्हीयर ने भी कहा है, संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासनों में सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। अमेरिका की संघीय प्रणाली की महत्ता मुनरो के इन शब्दों में व्यक्त की है। अमेरिका का संविधान संघ शासन व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है जिसने अनेक संकटों के झकोरे सहे और जो 13 राज्यों से 50 राज्यों में फैल गया। अमेरिका में संघ व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं। अमेरिका संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका का संविधान में संघीय शासन के तत्व नितांत स्पष्ट हैं और उन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संघ राज्यों में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती हैं। अमेरिका संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था हो गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही संविधान से मान्यता प्राप्त हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप में अपनाया गया है। नंबर 2, शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधारा में केंद्रीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्रीय सरकार की शक्तियां प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा में केंद्रीय सरकार को निम्न विषयों के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई हैं। नंबर 1, संघीय कार्यों के लिए करारोपण। नंबर 2, राष्ट्रीय साख पर ऋण प्राप्ति। नंबर 3, वैदेशिक और अंतर्राज्यीय
व्यापार का नियमन। नंबर 4, मुद्रा और सिक्के। नंबर 5, वैदेशिक संबंध और संधियाँ। नंबर 6, सेना और नौसेना। नंबर 7, डाक सेवा। नंबर 8, विज्ञापन तथा उपयोगी कलाओं को उन्नत करना। नंबर 9, नाप तोल का नियमन। नंबर 10, नवीन राज्यों का प्रदेश। राज्यों की शक्तियाँ। अमेरिका संविधान के प्रसिद्ध लेखक मुनरो ने राज्य की कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन करना, अनुदान तथा दान देना, सड़कें और यातायात नियमों की स्थापना तथा नियंत्रण, दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का निर्माण, लोगों की संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन को उन्नत करना, संघीय संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना, राज्यों के संविधान में संशोधन करना और चुनावों का संचालन करना। केंद्रीय सरकार के लिए निषेध शक्तियाँ। प्रथम अनुच्छेद की 9वीं उपधारा में केंद्रीय सरकार के लिए निषेध शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। केंद्रीय सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती और सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। केंद्रीय सरकार किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर अथवा शुल्क लगा नहीं सकती और राष्ट्रीय कोष में से कोई भी धनराशि तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि कानून द्वारा स्वीकृति न मिल जाए। राज्य सरकारों के लिए निषेध शक्तियाँ। प्रथम अनुच्छेद की उसकी उपधारा में राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। राज्य के द्वारा विदेशों के साथ संधि या समझौता नहीं किए जा सकते, शांति के समय में सेना और युद्धपोत नहीं रख सकते और न वे तब तक युद्ध में ही प्रवेश कर सकते हैं जब तक किसी राज्य द्वारा उन पर आक्रमण न किया जाए। कांग्रेस की सहमति के बिना राज्यों के द्वारा नियति तथा आयात कर नहीं लगा सकते। राज्य सरकारें नोट या मुद्रा नहीं चला सकती और अपने ऋण चुकाने के लिए सोने और चांदी की मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग नहीं कर सकती। राज्य सरकारें दास प्रथा लागू नहीं कर सकती और जाति अथवा रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती। नंबर 3, संविधान की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख, उसमें किए गए संशोधनों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब इनके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। नंबर 4, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है
और इनमें से किसी भी पक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवारी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चार्ल्स बियर्ड तो न्यायिक सर्वोच्चता को ही संघात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानते हैं। नंबर 5, दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रेड स्टॉक नामक विवाद में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। नंबर 6, संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया गया है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही किया गया है। कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया और उस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों को कम। लेकिन द्वितीय सदन सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट से प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर 7, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर इन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। अमेरिका संघ की इकाइयों को संविधान संशोधन संबंधी कार्य के विषय में भी संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। संशोधन की पुष्टि का कार्य भी इकाइयों द्वारा ही किया जाता है। इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने के संबंध में भी शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में संघीय संविधान से अलग राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं, क्योंकि राज्यों के संविधान पर शर्त केवल यह है कि वह संविधान संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शासन प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए। अमेरिका में गवर्नरों की नियुक्ति भारत के समान राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, वरन वे संबंधित राज्य के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के इन गवर्नरों को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते। संबंधित राज्य का विधानमंडल ही उन्हें महाभियोग के आधार पर पदच्युत कर सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिका संविधान के द्वारा न केवल एक संघ राज्य वरन हियर के शब्दों में एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। स्ट्रांग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है।